आज की हमारी वीडियो में हम यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इस यूनिट का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का। आज हम इस वीडियो में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर डिटेल में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वॉज गिवन बाय इंग्लिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल। मार्शल का मानना था कि किसी कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने आइसक्रीम खाई तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को आप एक तरह से नंबर में पॉइंट दे सकते हो। लाइक मुझे आइसक्रीम खाकर 10 यूटिलिटी मिली या फिर 20 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। इस तरह से आप नंबर्स में पॉइंट दे सकते हो किसी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच provides an explanation to the consumer's equilibrium by making use of the concept of total utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस पर स्पेंड करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम और जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदना चाहता है उनमें एक ऐसा बैलेंस अचीव कर लेता है जिस पर सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम रहता है, वो स्टेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है। मेन चीज़ समझने वाली ये है कि जब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, तब हम कह सकते हैं कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अभी स्लाइड पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, अभी इनको हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको एक टेबल की हेल्प से समझाता हूँ कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती हैं। अभी आपको स्क्रीन पर टेबल दिख रही होगी। अभी के लिए जो भी इस पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन वगैरह, इसको पूरी तरह से इग्नोर करो। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना और समझो। मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो भूख मिटाने के लिए आपको रोटी की नीड है। तो आपने क्या किया, भूख मिटाने के लिए रोटी खाई। अब आपकी एक नीड थी तो उसे पूरा करने के लिए आपने एक रोटी को खाया और पहली रोटी खाकर आपको उससे 12 यूटिलिटी मिली। अब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि हम नंबर्स में यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ भी हमने वही किया। तो पहली रोटी से आपको 12 यूटिलिटी मिली। अब समझने वाली बात ये है कि एक रोटी जब आपने खा ली है तो आपकी कुछ भूख तो मिटी होगी, आपकी कुछ नीड तो पूरी हो ही गई होगी, बेशक पूरी भूख ना मिटी हो। इट मीन्स आपको दूसरी रोटी की इतनी नीड नहीं है जितनी आपको पहली रोटी की थी। और ये बात हमने पिछले वीडियो में भी समझी थी कि किसी चीज़ की हमें जितनी ज़्यादा नीड होती है हमें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। अब दूसरे की नीड आपको पहली रोटी के कंपैरिजन में कम है, तो इसका मतलब ये है कि पहली रोटी की कंपैरिजन में आपको दूसरी रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। तो लेट्स से दूसरी रोटी से आपको 6 यूटिलिटी मिली। अब 2 रोटी खाकर मान लो आपकी आधी भूख मिट गई। अब मान लो आप तीसरी रोटी भी खा लेते हैं, तो तीसरी रोटी
कि आपको पहली और दूसरी रोटी के कंपैरिजन में कम नीड है, तो तीसरी रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरी रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी से भी कम होगी। मान लो तीसरी रोटी खाकर आपको सिर्फ 4 यूटिलिटी मिली, अब आपकी 80% भूख मिट गई। इसी तरह सेम आप चौथी रोटी भी खाते हो तो उससे लेट से आपको सिर्फ 2 यूटिलिटी मिली। अब आपकी भूख पूरी तरह से शांत हो चुकी है, आपका पेट भर चुका है, अब आपको रोटी की कोई नीड नहीं है। पर क्या होता है, आपकी मम्मी आती हैं और बोलती हैं एक रोटी और खा लो बेटा। कुछ नहीं होता एक रोटी और खाने से, वो आपको ज़बरदस्ती एक और रोटी खिला देती हैं। अब देखो, आपको भूख नहीं है, आपको कोई नीड भी नहीं थी। अब जब हमने किसी चीज़ की नीड ही नहीं है तो उससे यूटिलिटी ज़ीरो मिलेगी। इसका मतलब आपने जब 5वीं रोटी खाई उससे आपको ज़ीरो यूटिलिटी मिली। अब तो आपने अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खा लिया, और अगर आपने इससे ज़्यादा कुछ खाया तो सब वॉमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर फिर आपकी बहन आती है और वो ज़बरदस्ती आपको एक और रोटी खिला देती है, तो फिर क्या होता है, आपने इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, अब आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। अब इधर देखो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कुछ, इसलिए छठी रोटी खाने पर आपको 2 यूटिलिटी मिली, -2 यूटिलिटी। अब जब आपने 5वीं रोटी खाई थी तब आपको उससे 0 यूटिलिटी मिली, मतलब 0 सेटिस्फैक्शन। अब छठी रोटी खाने पर आपको -2 यूटिलिटी मिल रही है, मतलब सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब अब आपको सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आपने देखा कि आपके पेट में दर्द होने लगा, मतलब आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हुई। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना बताया वो क्लियर है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम टेबल से समझते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट का कंजप्शन किया तो हमको 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हमको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो हमने एक ही यूनिट कंज्यूम करी है तो वही हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन होगा, तो टोटल यूटिलिटी भी कितनी हो गई, 12 हो गई। पर जब हमने सेकेंड यूनिट की कंजप्शन करी तो हमको 6 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, हमारी टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मतलब 12 यूटिल्स प्लस सेकेंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मतलब 6 यूटिल्स, टोटल कितना हो गया, 12 + 6 18 यूटिल्स। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18 हो गई। ऐसे ही जब हम थर्ड यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो हमको 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हमारी टोटल यूटिल्स कितनी होंगी, 12 + 6 + 4 = 22। तो हमारी टोटल यूटिलिटी हुई 22। ऐसे ही जब हमने फोर्थ यूनिट की कंजप्शन करी तो हमको 2 यूटिल्स मिली। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, फर्स्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, सेकंड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन प्लस थर्ड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन प्लस फोर्थ से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, 24 यूटिल्स। पर जब हमने फिफ्थ यूनिट का कंजप्शन किया तो हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, हमें 0 यूटिलिटी मिली। तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, हमारी टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी जितनी हमको 4 यूनिट्स के कंजप्शन से मिली थी। अब हमने 6 यूनिट की कंजप्शन करी तो हमको नेगेटिव यूटिलिटी मिली, -2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब ये डिससेटिस्फैक्शन है। तो डिससेटिस्फैक्शन होने की वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या हुआ, हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ हो गई। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द टोटल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए वी हैव 2 यूनिट्स टू कंज्यूम, ठीक है, और फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से हमको 9 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है।
तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी 10 यूटिल्स फर्स्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन प्लस 9 यूटिल्स सेकेंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, टोटल कितना हो गया 19 यूटिल्स। तो ये तो हमने समझ लिया टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अब हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो वापस हम अपनी टेबल की तरफ चलते हैं। अब देखो, जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो हमको टोटल यूटिलिटी 12 यूटिल्स की मिली, तो वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हुई। पर जब हमने सेकेंड यूनिट को भी कंज्यूम किया तब हमारी टोटल यूटिलिटी 18 यूटिल्स थी। तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमको टोटल यूटिलिटी मिली और जो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से हमको टोटल यूटिलिटी मिली, उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब किसी एक यूनिट के कंजप्शन को बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले हमारी फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 12 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 और फिर -2। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं हमें उस यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that as more and more units of a commodity are consumed, then the marginal utility obtained from each successive units goes on decreasing। जैसे आपने पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, जैसे जैसे आप अगली रोटी खाते जा रहे थे तो आपकी भूख मिटती जा रही थी, इसलिए हर एक अगली रोटी से आपको कम यूटिलिटी मिल रही थी। यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं वैसे वैसे उस अगले यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। अब मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में जो रिलेशनशिप है वो इस टेबल से समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारी 0 यूनिट्स हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 0 है, फिर 1 यूनिट कंज्यूम करने पर 12 है, 2 यूनिट्स करने पर 18 है, 3 यूनिट्स कंज्यूम करने पर 22 है, 4th यूनिट पे 24 है, 5th यूनिट पे दोबारा से 24 है और फिर 6th यूनिट पे 22 है। तो हम देखेंगे कि 4th यूनिट तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। 5th यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, जो 4th पे थी वही 5th पे है और 6th पे डिक्रीज़ हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे है। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की 12 है और सेकंड यूनिट की 6 है, थर्ड की 4th, फोर्थ की सेकंड और फिफ्थ की 0। तो इसमें हम देखेंगे कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब हमारी टोटल यूटिलिटी भी कांस्टेंट है और साथ ही साथ मैक्सिमम भी है, क्योंकि इस पूरी टेबल में हाईएस्ट जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो 24 है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, डिक्रीज़ हो रही है, तब हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो ये है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज with an increase in consumption of a commodity as long as marginal utility is positive. In this phase, total utility increases but at a diminishing rate as marginal utility from each successive unit tends to decrease.
When total utility reaches its maximum, mu becomes 0. Tu stops rising at this stage. This point is known as a point of satiety. When consumption is increased beyond the point of satiety, Tu starts falling as mu becomes negative. I hope आपको ये इतना समझ आया होगा। अब हम इस रिलेशनशिप को ग्राफ से समझेंगे। अब आप इस ग्राफ में एक चीज़ कॉमन देखिए कि जो हमारा ग्राफ है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 यूनिट पर तो सब कुछ 0 होगा, पर फर्स्ट यूनिट पे जितनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वही हमारी टोटल यूटिलिटी होएगी। उसके बाद आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो पॉजिटिव है, जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ 0 पर पहुंच जाता है, उस लाइन पर हमारा TU मैक्सिमम पर है। ऐसे ही जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन नेगेटिव हो जाती है, तब हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने समझी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की रिलेशनशिप। आज हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात की। अगली वीडियो में हम इस अप्रोच से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाएंगे। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप आगे और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।